नमस्ते। ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 6 खाना बदोश, जिसका अध्ययन हम पिछली 2 कक्षाओं से कर रहे हैं। आज उसका अगला भाग है, भाग नंबर 3 है, वो अध्ययन करते हैं, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जैसा कि हमने कल की कक्षा में पढ़ा था, सुखिया और मानव है वो अपना नया घर बनाने का सपना लेकर है, बहुत ही तीव्रता से है कार्य में जुट जाते हैं, बहुत मन लगाकर कार्य में जुट जाते हैं। मानो कि उसे पक्की ईंटों का घर चाहिए था। सुखिया उसे समझाने का प्रयास भी करता है कि हम पूरी जिंदगी अगर मेहनत करें तो भी हम इतने पैसे नहीं जुटा पाएंगे कि जिससे हमारा पक्की ईंटों का घर है वो बन सके। लेकिन मानो थी कि उसके मन में एक बात है वो बैठ गई थी कि मुझे पक्की ईंटों का घर है वो बनाना ही है। इसलिए वो कहते कि हम रात दिन काम करेंगे, हम और अधिक मेहनत करेंगे, हम दिन में भी कार्य करेंगे, रात में भी करेंगे और अधिक मेहनत करके खूब सारे पैसे इकट्ठे करके अपने लिए पक्की ईंटों का घर है वो अवश्य बनाएंगे। तो सुखिया था वो उसकी बात से है वो सहमत हो जाता है और दोनों है मेहनत करने में लग जाते हैं। सूबेदार से लेकर जो मुंशी जी थे, ठेकेदार थे, सब उनके काम से बहुत खुश होते हैं कि बहुत ही मन लगाकर दोनों कार्य कर रहे थे। तभी एक दिन होता है कि सूबे सिंह द्वारा है कि जो मानव थी उस पर एक गंदी नजर रखता है, वो गंदी नजर डालता है और एक दिन दफ्तर में बुलाता है। तो सुखिया है उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से उसका मुंह लाल हो जाता है। जसदेव का जो उसके मनोभाव को ताड़ लेता है और वो कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ छोटे साहब से कि वो क्या चाहते हैं। और जाता है तो इस दौरान है कि जसदेव का वो पिट जाता है। जैसे ही वो मुंशी जी के साथ में, ठेकेदार के साथ में मानव को नहीं जसदेव को देखता है तो उसका गुस्सा और अधिक तेज हो जाता है सूबे सिंह का और वो उसे दांत घूंसों से बुरी तरह से पीट डालता है। ऐसे में जब सुखिया को मानव को पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और मानव की मन ही मन सोचते हैं कि जसदेव है वो कितना अपना है, पराया होकर भी अपना है कि उसने मेरे लिए है वो मार खाई है, मेरे लिए वो पिट गया है। और ऐसे में वो उसका इलाज करने का प्रयास करती है, हल्दी उसके घाव पर है लगाती है, खाना बनाती है। खाना बनाती है तो सोचते हैं कि जसदेव भूखा है, उसे मैं खाना खिलाती हूँ। लेकिन जसदेव जो था अपनी झोपड़ी में पड़ा था, सोचता था कि मैं फालतू के षड्यंत्र में फंस गया, मुझे इनके मामले में है दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। सूबे सिंह है वो खूब पैसे वाला है, यहाँ का भट्टे का जो मालिक है उसका बेटा है, तो उसके रोब है वो सभी पर है, मजदूरों पर है, चलता है, सभी ठेकेदार है या बड़े जो भी छोटे बड़े वहाँ कार्य करने वाले सब पर उसका रोब है और बड़ा ही सेठ प्रवृत्ति का भी है। वो न जाने का वो वापिस आ जाए और मारपीट है वो करने लगे। तो मुझे इन सब के फालतू कचड़े में है वो नहीं पढ़ना चाहिए था। सुबह होते ही वो जाता है ठेकेदार, असगर ठेकेदार से मिलता है, उसे अपने मन की बात है वो कहता है। तो असगर ठेकेदार भी कहता है कि हाँ तुम्हें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए था। और देखिए जो ये सूबे सिंह है पैसे वाला है, वैभवशाली है, तो इसके आगे किसी की भी चलने वाली नहीं है। तो चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो आप इसे बदल नहीं सकते। तो इसलिए तुम्हें अपने काम से काम रखो और इनके फालतू के कचरों में है तुम मत पड़ो, इस फालतू के चक्कर में है तुम मत पड़ो। जसदेव ने बदले में व्यवहार को मानव ने ताड़ दिया था और धीरे धीरे जसदेव का जो व्यवहार था वो बदल जाता है। इतने दिन तक वो सुखिया और मानव के लिए है अपनत्व का भाव जो रखता था, लेकिन ऐसे जब उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, मैं फालतू इस षड्यंत्र में फंसता चला जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार है वो सुखिया और मानव की ओर से है वो बदल जाता है। तो मानव भी उसके बदले हुए व्यवहार को जान जाती है, ताड़ जाती है, लेकिन वो कहती कुछ नहीं, अपने काम से काम है वो करती रहती है, अपने काम में उसी सहजता के साथ अपने काम में लगी रहती है कि उसके बीच एक फासला। और वो ये भी जान गई थी कि जसदेव और उनके बीच में एक फासला आ चुका है अब, लेकिन वह चुप थी। अब आगे बढ़ते हैं। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानव को फुसलाना आसान नहीं है। सूबे सिंह जो उसका गंदी नजर रखता था वो भी अब सोचने लगा था कि किसने को तो उसने है वो
ठेकेदार का उसे भी कह दिया था कि मेरे पूछे बिना इनको मजदूरी नहीं देनी है और किसी भी प्रकार के इनके कार्यों को लेकर कोई रियायत है वो नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे ही कठोर बन गया था वो। मानो ने कुछ छुपा नहीं था। सूर्य सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उन सबका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूर्य सिंह इस ख्याल में बाधिक बन रहा था। अब उसके तो दिमाग में था कि मुझे तो जैसे तैसे भी करके अपनी मेहनत से है, सुखिया और मानव उन दोनों की मेहनत से हमें तो अपना पक्का घर बनाना है। उसके दिमाग में यही बात बैठी हुई थी और वो सूर्य सिंह की जो वो हरकतें कर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था, उसे भी वो जानती थी। लेकिन वो चुप थी कि मुझे इन सब का मुकाबला करके अपना पक्का घर है वो बनाना है, इसलिए वो चुप थी। सुखिया और मानव दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने से ज्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। दिन रात काम करते थे लेकिन कुछ बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब जो रियायत उन्हें दी जाती थी वो बंद हो गई थी। कठोर नियमों पर है वो थोप दिए गए थे। पिछले दिनों उन्हें दुगनी ईंटें पाती थी, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना। इसलिए सूर्य सिंह की ज्यादतियों को सहन करे थे, लेकिन एक तरफ थी दोनों में उन्हें संभाले हुए थी। एक जो पक्की ईंटों का घर बनाने की जो उनकी आकांक्षा थी, जो उनकी तड़प थी, वो उन दोनों को संभाले हुए थी। सूर्य सिंह के उसके अत्याचार हैं वो हर रोज बढ़ते चले जाते हैं। रोज उन पर नए उपाय ढूंढता रहता है, नए तरकीब निकालता रहता है उन्हें परेशान करने के लिए। सूर्य सिंह ने बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुखिया ने एक बात का साझा वापस ले लिया था, उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया था। मोरी का काम खतरनाक था, मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने हिम्मत बनाई, काम से क्या डरना। अब देखिए नए नए तरीके वो निकाल रहा था सुखिया और मानो को परेशान करने के लिए। अब जो एक बांधने का जो साझा था वो उनसे वापस ले लिया गया और उन्हें उनका काम है वो बदल दिया है कि उन्हें मोरी का काम दे देगा। मोरी में ईंधन डालेगा, जो सबसे खतरनाक काम होता है, उस पर जान भी जा सकते हैं जरा सी चूक से। सुखिया को वो काम दे दिया गया। मानव की बेचारी डर जाती है, घबरा जाती है, लेकिन सुखिया उसे समझाता है कि काम से कैसा डरना, काम से कोई डरने वाली बात है वो नहीं है। इस तरह से समझाता है। सुखिया का साझा जसदेव को दे दिया और सुखिया से लिया गया जो साझा था वो उन्हीं के साथ काम करने वाला जो जसदेव था उसे दे दिया जाता है। साझा मिलते ही जसदेव के तो रंग बदल जाते हैं, उसके तेवर बदल जाते हैं। वह मानव पर हुक्म चलाने लगा था। सुखिया और मानव पर हुक्म चलाने लगा था। मानव चुपचाप काम में लगी रहती थी और मानव की बेचारी चुपचाप वह काम में लगी रहती थी। उनका तो बस एक ही लक्ष्य था, हमें जैसे तैसे करके अपनी पक्की ईंटों का घर है वो बनाना है। कल तड़के ईंट पाटनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे, जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी को चला गया था। मानव ने पाटी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया। कच्चे ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बनाते थे। ईंट पाटने की जगह खाली करके ही मानव डॉक्टर झोपड़ी में गई थी। अब शाम का समय हो जाता है। जसदेव उस पर हुक्म चलाकर जाता है, आदेश देकर जाता है कि कल ईंटें पाटनी है तो जगह खाली कर दे। मानव है बेचारी लगी रहती है, मेहनत करती है, खूब मेहनत करके वो जगह को खाली करती है। पक्की ईंटें थी उनकी की दीवार के रूप में उन्हें जमाती है, उनको एक रूप देती है। कच्चे ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी लाइनें हैं, ईंटें रखकर जालीदार दीवार भी बना देती है और ईंट पाटने की जगह खाली कर वो अपने झोपड़ी में जाती है। हेडपंप पर बैठे सभी मजदूर काम करते थे, हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले मानव उठ गई, उसे काम पर जाने की जल्दी थी। सुबह जल्दी उठ जाती है, चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी सुबह के काम निपटे ईंट पाटने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले वह काम पर पहुंच जाती है। अब देखिए जसदेव से पहले काम पर पहुंच जाती है, जल्दी अपने काम करती है और सूर्य निकलने से पहले ही है वो अपने काम पर पहुंच जाना चाहती है। वो किसी प्रकार का कोई रहना सुनना नहीं चाहती थी। तेज कदमों से जाती है वो। इक्का दुक्का मजदूर भी इधर उधर दिखाई पड़े थे। वह तेज कदमों से ईंट पाटने की जगह पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। और जो ईंटें उस दिन पहले दिन बनाई गई थी, सारी की सारी ईंटें हैं वो तोड़ दी गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने बेरहमी से बेदर्दी से उन्हें ईंटों को रौंद डाला हो। ईंटों की देह अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वह दहाड़े मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर भी इकट्ठा हो गए थे। सारे मजदूर थे भट्टे के, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ। जितने मुमकिन बातें सब अपने अपने अकेले लगा रहे थे। रात में कोई आंधी तूफान भी नहीं आया था कि जिससे दीवार के अंदर तब ईंटें टूट गई हो। नहीं किसी जंगली जानवर का ये कौन था, वो भी ऐसा काम नहीं कर सकता था। कई लोगों को कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है, तो कुछ मजदूरों ने अंदाजा लगा के कहा था कि ये कार्य तो किसी ने जानबूझकर किया है, जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए ईंटों को है वो तोड़ दिया गया है।
सुखिया आता है, मानो का पति आता है। सुखिया देखकर बेचारा मोरी का काम छोड़कर जल्दी से आता है, आवाज सुनकर ईंटों की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी, वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। अपने पति को देखते ही मानो है उसका धैर्य और टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगती है। सुखिया ने मानो की आंखों के बहते अंधेरों को देखा और उनकी किरकिराहट उनके अंदर में महसूस की। सुखिया जो था उसका पति, उसने देखा कि मानो है वो किस तरह से रो रही है, पगला गई है और उसके आंखों से बहते हुए जो आंसू थे, ऐसे लग रहा था कि मानो तेज अंधड़ को देखा कि उसके आंखों के माध्यम से तेज अंधड़ आ गया हो और उसकी किरकिराहट अपने अंदर मन में महसूस की। उसने सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी और सपने किस तरह से टूटते हैं उसकी आवाज है वो उसके कानों में गूंज रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी थी हमारे किस काम की, उनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। और ठेकेदार ने भी कह दिया था, रियायत नहीं बरतने का उन्हें हुक्म मिला हुआ था, तो कहते टूटी फूटी हमारे किस काम की है, किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें इनकी मजदूरी नहीं दी जाएगी। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सी उम्मीदों पर भी पानी फेंक दिया था। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के चेहरे पर एक उदासी का भाव था, एक ऐसा भाव कि उनके सपने के टूट जाने का जो भाव था और उसे उनके चेहरे पर एक तूफान था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी तूफान ने उनके घर को है वो तोड़ दिया हो और ये तरह और उनकी आंखें हैं वो आंसू से भर जाती हैं, पीड़ा उनकी आंखों में देखने को मिलती है। उसे लगने लगा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ खड़े तमाम लोग हैं वो उनके विरुद्ध हो चुके, उनके खिलाफ है। तरह तरह की बातें उनके सामने खड़ी की जा रही है, बात करना उनके लिए ठीक है, उनके लिए कठिन हो गया था। अब हर तरह की बातें उनके सामने हैं वो पैदा की जा रही थी, हर तरीके से उन्हें परेशान करने का प्रयास वो किया जा रहा था। अब मन ही मन सोच गया कि अब यहाँ रुकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए आसान नहीं है, यहाँ रुकना कठिन था। उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल ये लोग हमारा घर न बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उसकी पकड़ से फिसल कर और दूर जा चुका था। सुखिया ने मानो का हाथ पकड़ा और कहा कि चल यहाँ से चलते हैं, ये लोग जो हमारे खिलाफ हो गए, हमारे विरुद्ध होगी, हमारे पक्का घर है कभी नहीं बनने देंगे। और इस तरह से उनकी पक्की ईंटों के बने मकान का जो सपना था उनकी पकड़ से और अधिक दूर है वो चला गया था। बटे में उनके काले धुएं ने आकाश तले काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो सुखिया चल पड़े थे, एक खाना बदोश की तरह, एक खाना बदोश जिनकी कोई मंजिल नहीं है, कोई राह नहीं है, अनजान राह पे अनजान मंजिल की ओर चलने वाले खाना बदोश तो चल पड़े थे सुखिया और मानो दोनों, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल, पसीने के अक्स, अब खाना बदोश की तरह चल पड़े हैं। उन्हें तो एक घर चाहिए था, एक रहने के लिए घर चाहिए था और कुछ नहीं। और पीछे वो बहुत कुछ छोड़कर जाते हैं, बहुत कुछ अपने सपनों को तोड़कर छोड़कर जा रहे हैं। एक बेतरतीब पल, एक ऐसे पल जिसमें उन्होंने खूब मेहनत करके अपना सपना को साकार करने का प्रयास किया था। अपने पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा, और मन इस तरह से चल पड़े थे मानो खाना बदोश जिंदगी जो उनकी थी उसके बीच में ये एक पड़ाव आया था, एक भट्टे के रूप में एक पड़ाव आया था, कुछ दिनों के लिए एक पड़ाव था। सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था। मानो को यकीन था जसदेव उसका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया। मानो ने देखा जसदेव की ओर, उसने सोचा था जसदेव जरूर हमारा साथ देगा, लेकिन वो चुप रहा। इससे मानो का वह सपना भी चकनाचूर हो जाता है। मानो के सीने में एक टीस सी उभरी थी, दर्द सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर रही थी। एक हृदय में एक ऐसी टीस, एक पीड़ा उभरती है उसमें, और ऐसा लग रहा था कि मानो उसने उसको हृदय को छलनी कर दिया हो। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द रुककर रह गए थे। सपनों की कांच उसकी आंखों में गिरा रहे थे। वह भारी मन से सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में। एक दिशाहीन यात्रा पर फिर से है दोनों चल पड़े थे। अब न जाने ये दिशाहीन यात्रा है उन्हें किस ओर ले जाए और किस मंजिल पर जाकर उनका ठहराव हो, ये कोई नहीं जानता। खाना बदोश की तरह है वो चल पड़े थे, एक अनकही यात्रा पर, अनजान यात्रा पर, एक दिशाहीन यात्रा पर, एक दिशाहीन एक बिन मंजिल की राह पर है वो चल पड़े थे खाना बदोश की तरह। पाठ है वो पूरा होता है। बहुत अच्छी कहानी थी वाल्मीकि जी की।
शब्दार्थ देखते हैं पातना। पातना का मतलब होता है साझे की सहायता से या हाथों से थोक पीट कर ईंट का पुतला तैयार करना, उसे पातना कहते हैं। मुआयना होता है निरीक्षण करना। दबड़ा होता है मुर्गी इत्यादि को रखने के लिए बनाया गया छोटा सा घर। अंटी गांठ या कमर के ऊपर धोती की लपेट, जिसका इस्तेमाल रुपए पैसे रखने के लिए किया जाता है। धोती बांधी जाती है, उसके जो अंटी में रुपए डाल दिए जाते हैं ऐसे गोल करके। शिद्दत से मतलब तीव्रता से। अंजाम यानी होता परिणाम। ये थे शब्दार्थ। प्रश्नों को देखते हैं। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? जसदेव की पिटाई के बाद समूचा दिन है वो पूरा माहौल है भय में बीता, डर में बीता। एक सभी के चेहरे पर एक डर था, एक मन में डर था। सभी अपने झोपड़ियों में दुबक जाते हैं। संध्या होने से पहले ही, अंधेरा होने से पहले सभी अपने घरों में दुबक जाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति जो काफी देर तक रात में है वो बाहर बैठा रहता था, आज वो भी अपने घर के अंदर है वो दुबक गया था, जल्दी चला गया था और जाकर सो गया था। उसकी खांसने की आवाज भी आज नहीं आ रही थी, धीमी गति से आ रही थी। किसने, जिसका गाने बजते रहते थे, जिसके झोपड़े से ट्रांजिस्टर की आवाज आती रहती थी, आज उसका ट्रांजिस्टर भी बंद था और चारों तरफ भय का माहौल था। मानो अभी तक बेटे की जिंदगी में तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी? क्योंकि जब वो सुखे के साथ आती है तो बड़ी अनमने ढंग से आती है कि पता नहीं यहाँ आकर उनके सपने हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो इस माहौल में है अपने आप को है वो व्यवस्थित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो भट्टे की जिंदगी से तालमेल बैठाने में उसे थोड़ा समय लगता है। आज का ठेकेदार के साथ जसदेव को आता है कि सूबे सिंह विफल पड़ा। जसदेव को मारने का क्या कारण था? अब जसदेव ये सूबे सिंह थे, उसने मानव को बुलाया था, लेकिन जसदेव है वो जैसे मानव को बुलाया जाता है, असगर ठेकेदार के द्वारा ये सूचना दी जाती है सुखिया को, मानव को, कि मानव को छोटे साहब बुला रहे हैं। तो सुखिया था, उसके मन में भी एक पीड़ा होती है, उसके मन में भी अनेक शंकाएं हो रही। सोचने लगता है कि मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। किसने से मन भर गया तो मानव पर है वो मन आ गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मानव है वो भी किसनी बने। तो उसके मन की पीड़ा को है वो जसदेव है वो ताड़ जाता है, समझ जाता है। तो वो कहता है कि आप यहीं ठहरो, मैं पूछ के आता हूँ कि क्या काम है। और जैसे ही वो आता है, अब बुलाया गया था मानव को, लेकिन ठेकेदार के साथ में जसदेव को देखकर उसका सूबे सिंह का जो गुस्सा था वो और अधिक बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है उसका मुंह और वो जसदेव को पीट डालता है। जसदेव से कहता है कि हुकुम कीजिए, आप क्या काम है कि मैं कर दूंगा। तो ऐसे ही जैसे उसके वाक्य पूरे भी नहीं हो पाते, उससे पहले उसकी पिटाई है वो कर दी जाती है। जसदेव ने मानव के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? अब जसदेव जो था वो ब्राह्मण कुल का था और जो मानव थी वो एक निम्न जाति से थी, इसलिए वो उसका बना हुआ खाना, उसके हाथ का खाना खाना उसका सही नहीं लग रहा था। दूसरी बात थी कि वो वहाँ काम कर रहे थे, अब वो उसके कारण पिट गया था, इसलिए उसके मन में एक ये टीस भी थी कि मैं इसके कारण नहीं पिटा, इसके कारण मैंने मार पड़ी, इसलिए वो खाना नहीं खाना चाह रहा था। लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव के गिरा दिया, रोक दिया? क्योंकि रात्रि में न तो कोई आंधी तूफान आया था, न कोई जानवर के पैरों के निशान वहां दिख रहे थे। जानवर भी होता तो सारी लोग इस तरह से नहीं रोक जाता, लेकिन ये तो जानबूझकर की गई साजिश थी, जानबूझकर ही उन ईंटों को तोड़ा गया था, इसलिए साफ साफ दिख रहा था। मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पट्टी पे मकान को धराशायी कर दिया? मानव बहुत सारे सपने लेकर, अपनी आंखों में बहुत सारे सपने लेकर है वो अपने दिन रात मेहनत करती थी, काम करती थी, पक्की ईंटों का घर बनाने की जो उसकी आकांक्षा थी, इच्छा थी, उसी के तहत वो कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे वो चाहती थी सुबह जल्दी उठकर काम पे जाए और बहुत सारी ईंटें बनाकर है अपनी आय को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन उसकी जो ईंटें थी उन्हीं को तोड़ दिया गया। तो उसकी तो एक दिन की पूरी मजदूरी है वो जा रही थी, उन ईंटों की मजदूरी उसे नहीं मिल रही थी। तो उसे लग रहा था कि जैसे मानो किसी ने उसकी जो पक्की ईंटों का घर है वही तोड़ डाला हो, धराशायी कर दिया हो। चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल समझना। अब देखिए एक मजदूर वर्ग था जो जैसे तैसे करके अपना पेट पालते थे, अपनी सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दोनों पति पत्नी दिन रात है वो लगे रहते हैं, खूब मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे है वो जो वहाँ रहने वाले सूबे सिंह था, ठेकेदार था और भी अन्य लोग थे जो मिल जाते हैं, जो उनके सपनों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते।
लेकिन अब फिर से जब उन्हें उनके सामने इतनी सारी बाधाएं हैं, अलग अलग तरीके से पैदा कर दी गई है, तो वो सोचने लगे थे कि जिस समस्याओं के कारण गांव छोड़ा था वही समस्या फिर से उनके सामने खड़ी थी। कौन सी? रोजगार वाली। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम होता तो क्या था भी सुखिया माना तो करना तो जीवन व्यतीत करना पड़ता, शायद नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्किल इंडिया में जाकर अपनी छोटा मोटा कार्य है अपनी कुशलता के अनुसार, अपनी कौशलता के अनुसार प्राप्त करते थे और उनके साथ वहाँ पर ऐसा अत्याचार भी नहीं होता, वहाँ पर समानता का अधिकार उन्हें मिलता। अपने देश की रोटी से प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। अपने देश की रोटी, अपने देश में तो चाहे सूखी रूखी रोटी मिल जाए वो भी प्रदेश की रोटी से नहीं होती है। प्रदेश में सारे सुख है वो नहीं मिल पाते हैं। अच्छा खाना मिल जाए तो रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा, रोजगार अच्छा नहीं होगा, अनेक प्रकार की पाबंदियां लगी रहेगी। इसलिए अपने देश में तो अगर मेहनत करके रूखी सूखी रोटी भी मिल रही है तो उसमें भी आत्मिक सुख है वो प्राप्त होता है। अपने इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गाँव में नहीं पैसा चले हाथी खरीदे के, गांठ में तो पैसा नहीं हाथी चले, अपने सामर्थ्य से अधिक है वो सोच लेना। सामर्थ्य है नहीं घर बनाने का, सामर्थ्य नहीं है कि हाथी खरीदने का, लेकिन हाथी खरीदने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे पैसे हैं वो लगते हैं घर बनाने में। जब मानव ने सुखिया के सामने अपने मन की बात रखी तो सुखिया ने उसे समझाते हुए कहा था उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जब अपने गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी, लेकिन मानव ने उसे तो एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहाँ पर वो अपने परिवार अपने बच्चों के लिए छत देखना चाहती थी, अपने सुखी परिवार है वो बसाना चाहती थी। लेकिन उन सपनों को है इस समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, संपन्नशाली जो लोग हैं, जो शोषण करने वाले हैं, वो उन सपनों को पूरा नहीं होने देते हैं। ये अपना पाठ था खाना बदोश, जिसके मूल पाठ भी पूर्ण होता है और उसके प्रश्नोत्तर भी पूर्ण होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले चैप्टर के साथ हम कल की कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।